ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जारी है जन संदेश प्राइम टाइम और हम बात कर रहे हैं आज ये महंगाई सरकारी है। जी हाँ, सरकार ने दी है ये महंगाई। क्यों है ये महंगाई सरकारी? इस सवाल का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। पहले आपका परिचय एक बार फिर से करवा दें। हमारे साथ विवेक नेगी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ अफसर फरीदी साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़े हुए हैं इस वक्त दिनेश शर्मा जी, बीजेपी नेता हैं। हम इनसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों है ये महंगाई सरकारी। और रिपोर्ट पर जाएं उससे पहले भी जरूरी है कि इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डालें। पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ चीन का पाक ने लड़ी आतंक के खिलाफ लड़ाई और दी है कुर्बानियां। असम के मुख्यमंत्री के तौर पर कल तीसरी बार शपथ लेंगे तरुण गोगोई। कल के बीजेपी के चक्का जाम के जवाब में कांग्रेस ने दिल्ली में 140 जगह किया प्रदर्शन, मगर जनता को नहीं दी तकलीफ। महंगाई के जख्मों पर लग सकता है मरहम, श्रम विभाग कर रहा है पीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने पर विचार। और नक्सलियों ने 21 मई से किया 6 राज्यों को 2 दिनी बंद का ऐलान, 3 गिरफ्तार सदस्यों की रिहाई की मांग। चलिए हम बात कर रहे हैं ये महंगाई सरकारी है। समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए क्यों है ये महंगाई सरकारी। ये महंगाई सरकारी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हालात। वो हालात जो सरकार ने पैदा किए, वो हालात जो अचानक किसी फ्लाइट में सवार होकर देश की जमीन पर नहीं उतरे, वो हालात जो देश में किसी बाढ़ या सूखे से पैदा नहीं हुए। अगर पैदा हुए तो देश की आर्थिक नीति के राजनीतिकरण से। सरकार ने अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया। 5 महीने से कीमतें बढ़ाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रही तेल कंपनियों को सरकार ने केवल इसलिए होल्ड पर रखा कि कहीं 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई मुद्दा बनकर कांग्रेस के वोट बैंक पर कुंडली न मार जाए। अर्थव्यवस्था के खिलाड़ियों से सजी सरकार ने देश के अर्थव्यवस्था को विकास और ग्लोबलाइजेशन के जाल में ऐसे उलझा दिया कि भोली जनता ये समझ ही न पाए कि उसकी जेब पर हमला आखिर हो कहां से रहा है। कभी ऐसा लगता है कि तीर अमेरिका से चल रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि तीर मिस्र से चल रहे हैं। लेकिन असल में ये हमला सियासी गलियारों से हो रहा होता है। सवाल यह है कि पेट्रोल के कीमतों को बाजार के हवाले क्यों किया गया? क्या सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था? क्या सरकार बढ़ी कीमतों का बोझ खुद सहन नहीं कर सकती थी? क्या सरकार पेट्रोल पर शुल्क घटा नहीं सकती थी? सवाल यह भी है कि कीमतों को बाजार के हवाले करने का क्या सही मैकेनिज्म चुना गया? मैकेनिज्म की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देश जहां कीमतें पहले से बाजार के हवाले हैं, वहां भी पेट्रोल के दाम सोने और चांदी की तरह रोज घटते बढ़ते हैं। लेकिन भारत में जब सरकार चाहती है, दामों में बढ़ोतरी केवल तभी होती है, और वो भी एक मुश्त। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम कंपनियां कीमतें बढ़ाने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र भी नहीं है। उन्हें सरकार के पास चिट्ठी लिखकर इजाजत मांगनी पड़ती है, और इजाजत देने के इस अधिकार का सरकार राजनीतिक इस्तेमाल करती है, जिसका नमूना हालिया चुनाव में देखने को मिला। दिलचस्प ये भी है कि कीमतें कितनी भी बढ़े और आम आदमी पर बोझ कितना भी बढ़े, लेकिन सरकारी कमाई का बाल भी बाका नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि सरकार पेट्रोल पर जो टैक्स वसूलती है, वो टैक्स कतई कम नहीं होगा, और महंगाई का बोझ सहेगी बेचारी जनता। जबकि सियासत एसी गाड़ियों और एसी केबिन में बैठकर नीतियां बनाते हुए कागजों में देश को ग्लोबलाइजेशन की सीढ़ियां चढ़ाते रहेंगे, तभी तो हम कह रहे हैं कि ये महंगाई सरकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। तो समझने की कोशिश आपने भी जरूर की होगी कि ये महंगाई सरकारी क्यों है। और वाकई में ये महंगाई सरकारी इसलिए है क्योंकि देश में आर्थिक नीति का राजनीतिकरण हो रहा है, और ये मसला वाकई में बेहद गंभीर है। हम जुड़ने की कोशिश करते हैं सीधे बीजेपी नेता दिनेश शर्मा जी से। दिनेश जी, वाकई में बेहद गंभीर सवाल है यहाँ पर। अगर देश में आर्थिक नीतियों का भी राजनीतिकरण होने लगेगा
तो सियासत से क्या अछूता रह जाएगा? देश की जनता तो प्रताड़ित रहेगी। भारत की जो वर्तमान सरकार है वो अमेरिकी चश्मे से अपनी अर्थनीति को ठीक करना चाहती है, जबकि अमेरिका का जो पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, अमेरिका के सिस्टम को उन्होंने भारत के कौटिल्य के अर्थशास्त्र की फाइंडिंग से ठीक किया था। आज क्या है कि राहुल जी लाइव टेलीकास्ट करा रहे हैं, दौड़ते हुए जाते हैं सुबह 6 बजे और वहां पर जाके उस उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम लोगों के बारे में अपने बयान देते हैं कि यहाँ पे अत्याचार अनाचार हो रहा है। ये ठीक है, नहीं होना चाहिए वहां पर, लेकिन क्या महंगाई और भ्रष्टाचार के लिए, जो बढ़ती हुई महंगाई, उसके लिए वो साइकिल से चल के प्रधानमंत्री आवास नहीं जा सकते थे कि आप महंगाई आखिर बढ़ा क्यों रहे हैं? इसमें राजनीतिक विल की कमी है। और मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक जो आकांक्षाएं हैं बढ़ती हुई कि जब पेट्रोल और इसकी के दाम बढ़ाते हैं या महंगाई बढ़ाते हैं तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है, कभी वो भगवा आतंकवाद का चिल्लाने लगेगी, कोई किसी को गिरफ्तार कर लेगी, या कभी वो कल आप देख रहे हैं कर्नाटक के सरकार को बर्खास्तगी की सिफारिश कर दी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से आचरण देखने को मिल रहा है कांग्रेस का और खासतौर पर सरकार का, वो वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा दिनेश शर्मा जी, मामला बेहद गंभीर है। क्या आप इसके लिए चुनाव आयोग के पास भी जाने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि अगर इसी तरह से होता रहा तो ये अगला कदम आपका भी हो सकता है। देखिए, बड़ा मुझे आश्चर्य है कि चुनाव आयोग ने इस पे निर्णय क्यों नहीं किया। चुनाव आयोग को तो कार्रवाई करनी चाहिए थी कि आखिर 24 घंटे के बाद में तेल की कीमतें क्यों बढ़ी, क्यों नहीं उसके पहले बढ़ी। अगर 24 घंटे के बाद चुनाव परिणाम निकलने के बढ़ सकती थी तो ये 1 महीने पहले भी बढ़ सकती थी। ये निश्चित रूप में चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा तेल कंपनियों का उपयोग किया है। ये आचार संहिता का विरोध का मामला बनता है और चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान में लेते हुए इनको नोटिस देना चाहिए था, इनके पे कार्रवाई करना चाहिए था। अभी कार्रवाई नहीं की तो क्या आप ध्यान भी राजनीतिकरण हो चुका है। कार्रवाई अभी चुनाव आयोग ने नहीं की, क्या आप चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप कार्रवाई कीजिए? नहीं, चुनाव आयोग को हमारे सारे नेताओं ने मांग भी किया है और चुनाव आयोग को हमने लिख के भी दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन ने चुनाव आयोग को फैक्स किया है कि आखिर ये महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और ये तेल कंपनियों से साथ में मिलकर षड्यंत्र कर रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये हम लोगों ने फैक्स भी किया। चुनाव आयोग गंभीर है और वाकई में कार्रवाई की जरूरत है। यहाँ चुनाव आयोग की मध्यस्थता बहुत जरूरी है। हमारे साथ अफसर फरीदी साहब जुड़े हुए हैं। फरीदी साहब, बहुत गंभीर मसला है, आर्थिक नीति का राजनीतिकरण हो जाएगा। नहीं, यही तो हुआ है। अब देखिए, बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है और दोहराई भी जानी चाहिए ये बात कि अगर खुले मार्केट में एक प्रोडक्ट बिकता है तो वो कल क्यों नहीं महंगा था, आज क्यों महंगा हो गया, और वो भी एक बैग 5 रुपये ज़्यादा पर लीटर, कोई 1 पैसा 2 पैसे की बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि इसका इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों ने वोट दिया, अगर वो इलेक्शन नहीं होता तो 1 महीना पहले आप शायद बढ़ा देते। इसी तरह से इससे पहले भी हुआ है कि 2004 में भी, 2009 में भी, जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं सारी चीज़ें ऑन होल्ड हैं, कीमतें नहीं बढ़ रही। जब हम खुले मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 1991 से काम कर रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए ना जी। आप उन कंपनियों को जिनको आपने कंट्रोल किया हुआ था, क्या आप प्राइसेस जो है अपनी मर्जी से, जब आप 110 रुपये पर बैरल होता है, ये 110 रुपये $10 पर बैरल होता है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्शन से पहले क्रूड ऑयल के दाम $125 पर बैरल तक पहुंच गए थे, तब दाम नहीं बढ़ाए गए। तब क्यों नहीं? इलेक्शन हुए हैं और क्रूड के दाम $110 के नीचे आ गए हैं, उसके बाद आप दाम बढ़ाते हो, तो वो तो गलत हुआ है ना। क्रूड ऑयल के दाम जब गिरते हैं तब आप दाम बढ़ा रहे हो, जब दाम बढ़ रहे थे तब आपने दाम नहीं बढ़ाए क्योंकि आपके इलेक्शन आने वाले थे। बिल्कुल, सच्चाई यही है कि जो तेल कंपनियां हैं वो लगातार अपने होने वाले घाटे का रोना रो रही थी। 5 महीने से वो सरकार की इजाजत का इंतजार कर रही थी कि साथ सियासत मत कीजिए, हमें इजाजत दीजिए, हम घाटे में मरे जा रहे हैं। लेकिन 5 महीने तक सरकार ने इजाजत नहीं दी और इजाजत तब दी जब चुनावों के नतीजे आगे थे। ये वाकई में सोचने का विषय है कि आखिर आर्थिक नीति का राजनीतिकरण वो लोग करेंगे जिन्हें हम ये समझकर सियासत में भेजे थे कि आप अर्थशास्त्री हैं और देश की अर्थव्यवस्था को संचालित ऐसे करेंगे कि देश विकास की, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा। वाकई में सोचने का विषय है फरीदी साहब। देखिए, 3-4 साल पहले की बात है, पेट्रोल, ये कच्चे तेल का दाम जो है वो एक बैग $140 पर बैरल हो गया था जी। ठीक है, उसके करीब ज्यादा पुरानी बात है जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ थे। नहीं, उसके बाद की बात है। ठीक है, लेकिन वही दाम थोड़े ही दिनों के बाद सिर्फ $40 पर बैरल हो गया था, सिर्फ $40 जी। ठीक है, उससे जो है तेल जो उत्पादक
मुल्क हैं, जैसे देश हैं, जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, इन लोगों को काफ़ी परेशानियाँ भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया था, प्रेशर था अमेरिका की तरफ से और दूसरे मुल्कों की तरफ से जो ये कच्चे तेल के को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कि आप तेल के प्रोडक्शन पे रोक नहीं लगाएं। उसके बावजूद क्या कभी आपको याद है कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा कम हो गई थी, 3 गुना कम हो गई थी? ऐसा नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। तो नेगी साहब, यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से लगातार ये बातें उठती हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जिस तरह की स्थिति है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि फिलहाल ये जल्दी से कीमतें नीचे आने वाली नहीं है, पर चलिए वो एक अलग विषय है कि कीमतें नीचे कब आएंगी। लेकिन ये मैकेनिज्म तो कुछ बनना चाहिए। तेल कंपनियां तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि कहीं हम मुनाफे में हैं, हमेशा ये तो घाटे का रोना ही रोती हैं। तो क्या बाजार के हवाले करना सही है? और अगर बाजार के हवाले कर दिया है तो क्या सरकार उसके बाद अपने सब्सिडी को दे नहीं सकती, क्या आपने टैक्सेस को घटा नहीं सकती? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जनता को राहत दे पाए सरकार? यहाँ पर मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि जो इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतें हैं वो 2 जगह से कंट्रोल होती हैं। एक तो जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो हैं, वो कंट्रोल करती हैं, और दूसरा यूएस से कंट्रोल होता है। यूएस हमेशा अपनी इन्वेंट्री डिक्लेयर करते हैं, अपनी डिमांड डिक्लेयर करते हैं कि हमें इतनी डिमांड होने वाली है। अगर जो उनकी डिमांड घट जाती है तो उससे डायरेक्ट इंपैक्ट उसके प्राइसेस के ऊपर आपको दिखेगा। अगर जो वो कहते हैं कि हमारी डिमांड बढ़ने वाली है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो बढ़ जाते हैं। तो एक तो वहाँ से हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें सुधार करना होगा कि उसका कंट्रोल सिर्फ यूएस के पास ना रहे, ओपेक कंट्रीज के पास ना रहे। इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, तो यहाँ से भी अफेक्ट हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में एक चेंज ये किया जा सकता है कि इन्होंने प्राइसेस को फ्री कर दिया है, तो फ्री करने के साथ क्यों नहीं ये वन टाइम टैक्सेशन सिस्टम रख देते हैं इसके ऊपर। मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम जब तक रहेगा तब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे। आप सिंपल सी एक बात कीजिए कि क्रूड ऑयल जब आप इंपोर्ट करते हैं उसके बाद रिफाइन होने के बाद फाइनली जब कस्टमर पे पहुंचता है तो आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं, ताकि कस्टमर को भी क्लियर रहे कि वो कितना टैक्स को क्लियर रहे और जनता जो है कम से कम इस पसोपेश में ना रहे कि जो हमारी जेब से निकल रहा है उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास से जो पैसा निकला है वो पेट्रोल पंप के पास कितना जाना है, पेट्रोल के लिए कितना जाना है और सरकारी खजाने में कितना जाना है। यही दरअसल है तेल का खेल। हमारे साथ बीजेपी नेता दिनेश शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल पूछता हूं कि लगातार जब भी हमने इस पर चर्चा की है दिनेश जी, लगातार यही हमने देखा है कि कहीं ना कहीं नीति में कोई खामी है। इसमें सही है कि जो डी कंट्रोल है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है, लेकिन जो संचालन है तेल की कीमतों का, या फिर यूं कहें कि जो मुनाफाखोरी, जिस तरह से आधा जो पैसा है वो सरकारी खजाने में जाता है, वो आपके वक्त में भी था। क्यों नहीं सोचा गया ये कि यहाँ सब्सिडी दी जाए और कम से कम जो अपने टैक्सेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, उनको तो कम किया जाए? ये तो एक आम नागरिक तुलना कर सकता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में जो महंगाई की दर की जो वृद्धि दर थी वो आज की तुलना में काफी कम थी। महंगाई बिल्कुल भी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ी थी, थोड़ी जगह पे कुछ चीज प्रोडक्ट में बढ़े थे दाम, लेकिन सरकार ने उसको नियंत्रण में किया था। जो सोना जिस देश का बेचा जा रहा, उस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का दायित्व भी उन्हीं को मिला था और उन्होंने उसको अच्छी तरह से बैलेंस किया था। हमारे वहां क्या है कि हम अमेरिका की नकल तो करते हैं, हम कहते हैं कि अमेरिका की तरीके से कि अमेरिका ने वहां एबटाबाद में जैसी कार्रवाई करी है, लादेन को मार दिया, हम भी वैसी कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन हम अपने देश में आतंकवादियों को, अफजल को और उसको फांसी दे नहीं पाते और अमेरिका की तुलना करके अपनी अर्थव्यवस्था को उसी तरीके से ठीक करने की हम बात करते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि हमें छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा, हमें महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए हमें आयात को कम करना पड़ेगा और निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। और निर्यात उन वस्तुओं कई चीजें जुड़ी हुई हैं दिनेश शर्मा जी, इससे हमें महंगाई पर भी काबू पाना है, पेट्रोल की कीमतों को भी काबू में करना है। सवाल है कि आपसे भी बनता है, वो ये बनता है कि स्टेट और सेंटर दोनों के ही इसमें टैक्सेस जुड़ते हैं, और अगर कांग्रेस सरकार से आपको शिकायत है, ये जो टैक्सेशन की पॉलिसी है इससे आपको शिकायत है, आपको ये भी लगता है कि अगर आपकी सरकार होती तो इस पर काबू पाया जा सकता था और टैक्सेस कंट्रोल किए जा सकते थे। सवाल एक बहुत अहम ये है कि जिन स्टेट्स में आपकी सरकार है, क्या आप वहां पर स्टेट के टैक्सेस कुछ कम करके जनता को राहत देने वाले हैं? ये सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन रुकने हमें छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो जारी रखेंगे महंगाई पर किस तरह से सियासत हो रही है, ये महंगाई सरकारी है, इस पर हम बात करते रहेंगे। और साथ में सोचने का विषय ये भी है कि अगर ये महंगाई सरकारी है तो क्या किसी और सरकार को चुना जा सकता है, और अगर नहीं चुना जा सकता तो जनता क्या केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? चर्चा हम जारी रखेंगे, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।